नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 का यानी कि 67A के विषय में। दोस्तों, इस धारा 67 का में कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बंदोबस्त करने का प्रावधान किया गया है। सर्टेन हाउस साइट्स टू बी सेटल्ड विद एग्जिस्टिंग ओनर्स देयर ऑफ। दोस्तों, ये धारा पढ़ने में और देखने में काफ़ी टिपिकल लगती है, लेकिन है कुछ नहीं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। इसमें एक दो पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने इस पर एक छोटा सा अलग से वीडियो बना रहा हूँ। तो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एक दो पॉइंट इसमें है बस, लेकिन हम पूरी धारा देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, धारा 67 का में कतिपय गृह स्थलों, कतिपय मतलब सर्टेन, निश्चित, कुछ निश्चित गृह स्थल हैं, हाउस साइट्स हैं, उनका जो उनके विद्यमान स्वामी हैं उनके साथ बंदोबस्त करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब वो सर्टेन हाउस साइट्स कौन सी हैं ये आगे आप देखिएगा। इसकी उपधारा एक पढ़ते हैं। यदि धारा 64 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने इस संहिता की धारा 63 में निर्दिष्ट किसी भूमि पर जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित न हो कोई गृह निर्माण किया हो और ऐसा गृह 29 नवंबर 2012 को विद्यमान हो, तो ऐसे गृह का स्थल गृह के स्वामी द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों पर जो विहित किए जाएं धृत किया जाएगा। अब देखने में तो ये कठिन लग रही है कुछ नहीं इसमें। देखिए, धारा 64 और 63 तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उन पर बार बार चर्चा करना समय की बर्बादी है, लेकिन शॉर्ट में एक लाइन में आपको बता दूं कि धारा 63 में तो आपने भूमि के बारे में पढ़ा था कि जिन भूमियों को आवंटित किया जा सकता है, और धारा 64 में आपने पढ़ा था कि उन भूमियों का आवंटन करने में किन व्यक्तियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। तो अब यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि यदि धारा 64 की उपधारा 1 में जो व्यक्ति बताए गए हैं जिनको वरीयता प्रदान की जाएगी, उन्होंने धारा 63 में निर्दिष्ट भूमि पर कोई गृह का निर्माण कर लिया और वो जगह सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित भी नहीं थी, मतलब पब्लिक पर यूज की नहीं थी, प्राइवेट यूज की थी, तो ऐसा गृह 29 नवंबर 2012 को विद्यमान होना चाहिए। यहां पर आपको डेट याद रखनी है, 29 नवंबर 2012, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसे गृह का स्थल गृह के स्वामी द्वारा धृत किया जाएगा। तो ये जो गृह है उसे गृह के स्वामी द्वारा धारण किया जाएगा। अब आपको अगर अभी समझ में नहीं आई है तो मैं थोड़ा सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, धारा 63 में जो भूमि बताई गई थी और धारा 64 में जो व्यक्ति बताए गए थे, उस भूमि को वो व्यक्ति धारण करते हैं, ठीक है, और उस पर कोई गृह का निर्माण उन्होंने किया है और ऐसा घर 29 नवंबर 2012 को एग्जिस्ट करता हो। असल में यहां पर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 नवंबर 2012, ठीक है। जिस भूमि का आवंटन किया गया था तो उस भूमि पर एक गृह का निर्माण किया गया और वो गृह 29 नवंबर 2012 को एग्जिस्ट करता है, तो फिर ऐसे गृह को उस गृह के स्वामी द्वारा ही धारण किया जाएगा। यानी कि जो आपने हेडिंग पढ़ी थी धारा 67 का की कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बंदोबस्त, यहां पर वही चीज है कि जो सर्टेन हाउस साइट्स हैं उनको उनके एग्जिस्टिंग ओनर्स के साथ सेटल्ड कर दिया जा रहा है। सर्टेन हाउस साइट्स टू बी सेटल्ड विद एग्जिस्टिंग ओनर्स देयर ऑफ। जो सर्टेन हाउस साइट्स हैं उनको उनके एग्जिस्टिंग ओनर्स जो हैं उन्हीं के साथ सेटल कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके लिए आवश्यक यह है कि 29 नवंबर 2012 को ऐसा घर विद्यमान हो। आगे आते हैं उपधारा 2 पर। उपधारा 2 में कह रहे हैं, जहां धारा 64 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार द्वारा जो सरकारी पट्टेदार ना हो धृत किसी भूमि पर गृह निर्माण किया हो और ऐसा गृह 29 नवंबर 2000 को विद्यमान हो, तो ऐसे गृह के स्थल का इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बंदोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों पर जो विहित किए जाएं ऐसे गृह के स्वामी के साथ किया गया समझा जाएगा। अब देखिए, फिर ये उपधारा देखने में कठिन लग रही है कुछ नहीं इसमें, आप घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। देखिए, इसमें सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि धारा 64 की उपधारा में जो व्यक्ति बताए गए थे उस व्यक्ति ने
किसी खातेदार द्वारा जो भूमि धारण की जा रही थी उस पर अपना गृह बना लिया। मान लीजिए आप हैं, आप धारा 64 में जो व्यक्ति बताए गए हैं वरीयता क्रम वाले, वो हैं आप उनमें से, और आपने क्या करा, कोई किसान था, कोई खातेदार, कोई जोतदार, ठीक है, उसकी भूमि पर आपने घर बना लिया और आपका वो घर 29 नवंबर 2000 को विद्यमान था। 29 नवंबर 2000 को आपका घर एग्जिस्ट करता था। तो क्या होगा उस घर का कि ऐसे गृह के स्थल का बंदोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे गृह के स्वामी के साथ किया गया समझा जाएगा। यानी कि देखिए, आप एक बात समझिए, जो भूमि है वो किसकी है? भूमि खातेदार की है। उस खातेदार की भूमि पर आपने घर का निर्माण कर लिया, तो वो घर किसके साथ बंदोबस्त होना चाहिए उस घर का? तो इसमें यह बात कह रहे हैं कि बंदोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे गृह के स्वामी के साथ किया गया समझा जाएगा। और इसमें एक बात यह ध्यान रखने की है कि खातेदार जो है सरकारी पट्टेदार नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। उपधारा 2 के प्रयोजनार्थ किसी खातेदार द्वारा धृत किसी भूमि पर 29 नवंबर 2000 को विद्यमान किसी गृह को जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए उसके अध्यासी द्वारा, और यदि अध्यासी एक ही परिवार के सदस्य हो तो उस परिवार के मुखिया द्वारा निर्मित किया हुआ मान लिया जाएगा। अब देखिए, ये स्पष्टीकरण भी देखने में खतरनाक लग रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें सीधी सी बात कह रहे हैं कि जो खातेदार द्वारा धृत घर है, जो खातेदार का कोई घर है, ठीक है, तो जब तक इसके प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए उसके अध्यासी द्वारा, और यदि अध्यासी एक ही परिवार के सदस्य हो तो उस परिवार के मुखिया द्वारा ही निर्मित किया हुआ मान लिया जाएगा। यानी कि और सरल शब्दों में समझिए, कोई घर है और वो किसी खातेदार द्वारा धारण किया जाता है। जैसे आपका घर आपके द्वारा धारण किया जाता है, आप अपने घर के मालिक हैं, ऐसे ही कोई घर किसी खातेदार का है, तो उस घर को यह मान लिया जाएगा कि अगर उस पर जिसका कब्जा है उसी ने वो घर निर्मित किया है। ठीक है, ये कह रहे हैं ना, खातेदार द्वारा धृत किसी भूमि पर किसी गृह को उसके अध्यासी द्वारा निर्मित किया हुआ मान लिया जाएगा। यानी कि जो भूमि है, भूमि पर किसी गृह को उसके द्वारा निर्मित किया हुआ मान लिया जाएगा जिसका उस पर कब्जा है। और यदि अध्यासी एक ही परिवार के सदस्य हैं तो क्या होगा, उस परिवार के मुखिया द्वारा निर्मित किया हुआ मान लिया जाएगा। अगर कब्जेदार जो है एक परिवार के 4-5 सदस्य हैं, मान लीजिए बाप हैं, भाई हैं, एक मान लीजिए परिवार है, उसमें एक मुखिया है, बाप, उसके 4 बेटे हैं, तो 5 लोग हैं मान लीजिए परिवार में, तो क्या माना जाएगा? अगर उस परिवार का किसी मकान पे कब्जा है, किसी भूमि पे कब्जा है, तो यह माना जाएगा कि उसका जो कब्जेदार है उसी ने मकान निर्मित कराया है। इतनी सी बात कह रहे हैं। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं, मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं। एक्सप्लेनेशन: फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2, अ हाउस एग्जिस्टिंग ऑन 29 नवंबर 2000 ऑन एनी लैंड हेल्ड बाय ए टेन्योर होल्डर, किसी टेन्योर होल्डर द्वारा कोई लैंड हेल्ड की गई है, शैल अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, जब तक अपोजिट जो है कॉन्ट्रेरी प्रूव ना कर दिया जाए, बी प्रिज्यूम टू हैव बीन बिल्ट बाय द ऑक्युपेंट, यह माना जाएगा कि उस मकान को उसके कब्जेदार ने बनाया है। भाई जिसका कब्जा है उसी ने मकान बनाया होगा। अगर मान लीजिए आप मेरे घर पे आते हैं और आप देखते हैं कि इस मकान में मैं रहता हूं, तो आप यही मानेंगे ना कि मेरा ही मकान है, मैं ही कब्जेदार हूं, तो मैंने ही मकान बनवाया होगा। या आप किसी के भी घर पे जाते हैं जिस पर उसका कब्जा है, तो आप जो मानते हैं ना कि उसी ने वो मकान बनवाया होगा, उसका मकान है। इतनी सी बात कह रहे हैं। एंड वेयर द ऑक्युपेंट्स आर मेंबर्स ऑफ वन फैमिली बाय द हेड ऑफ दैट फैमिली, अगर मान लीजिए कब्जा दो है परिवार के द्वारा है और उस परिवार में कई मेंबर्स हैं, तो यह माना जाएगा कि उसके हेड ऑफ द फैमिली जो है, मुखिया है, उसने बनवाया होगा। तो यहां पर इतनी सी बात कह रहे हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको जरा भी डाउट लगे तो आप वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा। और इसमें 2 डेट्स आप ध्यान रखिएगा, 29 नवंबर 2012, 29 नवंबर 2000। ठीक है, कहां पर 29 नवंबर 2012 यूज होनी है, कहां पर 29 नवंबर 2000 यूज होनी है, यह जरा सा माइंड मेकअप कर लीजिएगा। उपधारा 1 में 29 नवंबर 2012 है, उपधारा 2 में 29 नवंबर 2000 है। यह प्री में पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।